हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेज। तो आज हम बात कर रहे हैं जो क्लास 8 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक है उसके 5th चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है जुडिशरी। इसका हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, यहाँ से हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आपने फर्स्ट सेशन इसका नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, प्रीवियस वीडियो लिंक करके आपको दिखेगा एंड आप उस वीडियो पर क्लिक करना और आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे प्रीवियस वीडियो पे। ठीक है, तो यहाँ से अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जुडिशरी का। तो अभी हम बात करेंगे जो हमारे देश में अदालतें हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है एंड डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स कौन सी हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। और जो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट है इसे न्याय पंचायत एंड लोक अदालत भी कहा जाता है। और ये स्पेसिफिकली जो विलेजर्स हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनकी फैसिलिटी के लिए इसे ओपन किया गया है। देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स इन अवर कंट्री। हमारे देश में 3 डिफरेंट लेवल पर कोर्ट्स हैं। अगर हम लोअर लेवल की बात करें तो जो लोअर लेवल पर कोर्ट्स हैं वो बहुत सारी होती हैं, लेकिन अगर हम टॉप लेवल की बात करें, एपेक्स लेवल का मतलब है अगर हम टॉप लेवल की बात करें, जो सबसे ऊपर है वो सिर्फ एक ही है, वो है सुप्रीम कोर्ट, जो कि है न्यू दिल्ली में। द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद, दैट मीन्स कि वो कोर्ट जिसके साथ लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है, सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, उन कोर्ट्स को कहा जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस लेवल की कोर्ट के साथ लोगों का सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, तो उस कोर्ट को कहते हैं सबऑर्डिनेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीज आर यूजली एट डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल। अब जो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर तहसील लेवल पर काम करती है या फिर टाउन लेवल पर, दैट मीन्स टाउन्स में मतलब शहरों में काम करती हैं, जिसे कस्बा कहा जाता है बेसिकली। एंड यहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के केसेस सुने जाते हैं। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। अब हर एक जो स्टेट है वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, हर एक राज्य को जिलों में बांटा हुआ है और हर एक जिले लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है एंड दैट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ प्रिजाइडेड ओवर बाय डिस्ट्रिक्ट जज। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या जिले लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं वहाँ पर जो जज होते हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। एंड ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट, और हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होती है एंड वो हाई कोर्ट स्टेट की हाईएस्ट कोर्ट होती है। एट द टॉप सुप्रीम कोर्ट होती है, एपेक्स लेवल पर सुप्रीम कोर्ट होती है, जो कि लोकेटेड है, कहाँ पर है ये, न्यू दिल्ली में। जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें बैठते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो सुप्रीम कोर्ट प्रिजाइडेड ओवर बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी हम बात कर रहे हैं 2020 की, तो आज के टाइम पर शरद अरविंद बोबडे जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ओके, मुख्य न्यायाधीश जिन्हें बोलते हैं। एंड द डिसीजन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। दैट मीन्स कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया वो सभी कोर्ट्स को, सभी अदालतों को मानना ही पड़ेगा एंड इस चीज़ के लिए वो बाध्यकारी हैं। ये उनको लाइक बाइंडिंग का मतलब होता है बाध्यकारी, और ये उनको ओबे करना ही करना है जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया उसके खिलाफ कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है, उनके अगेंस्ट कोई चैलेंज नहीं कर सकता है और आपके पास कोई चारा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया वो सभी को मानना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर नीचे डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से आप इसको बनाएंगे या समझेंगे। तो ये जो पिरामिड बनाया हुआ है इसमें 3 डिफरेंट लेवल दिखाए हुए हैं। ये है सेंट्रल लेवल, ये है स्टेट लेवल एंड दिस इज डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, आ गया इतना समझ में। अब तीनों लेवल की कोर्ट्स कौन सी होती हैं? सेंट्रल लेवल पर होती है सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक ही होती है, जो है न्यू दिल्ली में। फिर स्टेट लेवल की बात करें तो इसमें होती है हाई कोर्ट एंड ईच स्टेट एज अ हाई कोर्ट। हर एक स्टेट की हाई कोर्ट होती है और हाई कोर्ट्स सेवरल होती हैं, एक नहीं होती, सेवरल होती हैं, ठीक है, लेकिन हर एक स्टेट की एक एक हाई कोर्ट होती है एंड विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट। अब जो स्टेट है, जो राज्य है, इनको जिलों में बांटा हुआ है। पहले मैं यहाँ पर लिख दूँ हाई कोर्ट HC, ठीक है, आप समझ जाना इससे। अब जो ये स्टेट हैं इनको जिलों में बांटा हुआ है, इनको डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा हुआ है। तो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन लेवल पर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से शायद आप समझ गए होंगे।
ये जो बॉक्स में दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हाई कोर्ट्स वर फर्स्ट स्टैब्लिश्ड इन 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। और कब स्टैब्लिश किए गए थे हाई कोर्ट्स यहाँ पर? 1862 में। तो कहने का मतलब है कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो इन 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़ में 1862 में स्टैब्लिश किए गए थे, और तीनों प्रेसिडेंसी सिटीज़ का नाम है कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। कैलकाटा को आज के टाइम पर कोलकाता, बॉम्बे को मुंबई एंड मद्रास को चेन्नई कहा जाता है। ओके, अब देखिए, अगर आपसे डीप क्वेश्चन पूछा जाए कि कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास में से सबसे पहले कहाँ पर जो हाई कोर्ट्स था वो स्टैब्लिश हुआ था, तो आप टिक करके आएंगे कैलकाटा पे। हालांकि तीनों ही प्रेसिडेंसी सिटीज़ में 1862 में हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए गए थे, लेकिन कैलकाटा में सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया था हाई कोर्ट को। ओके, द हाई कोर्ट्स ऑफ दिल्ली केम अप इन 1966। जो दिल्ली उच्च न्यायालय है उसका गठन कब हुआ था? 1966 में। करंटली देयर आर 25 हाई कोर्ट्स। आज के टाइम पर 25 हाई कोर्ट्स हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो उसमें 21 लिखा हुआ होगा, उसे अपडेट कर लेना। 25 हाई कोर्ट्स हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आया होगा कि हमने अभी तो ये पढ़ा दैट ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट एंड विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट, कि मतलब हर एक स्टेट की अपनी हाई कोर्ट होती है, लेकिन स्टेट्स तो 28 हैं, तो फिर 28 हाई कोर्ट्स क्यों नहीं हैं? 25 हाई कोर्ट्स ही क्यों हैं? तो इसका रीज़न ये है कि कुछ स्टेट्स जो हैं उनकी कॉमन हाई कोर्ट होती है और वो उस हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। जैसे कि जो पंजाब और हरियाणा है, दे शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट एट चंडीगढ़। तो इनकी जो हाई कोर्ट है वो है चंडीगढ़ में। तो ये कॉमन हाई कोर्ट है दोनों स्टेट के लिए। एंड 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं जैसे कि आसाम, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनकी जो कॉमन हाई कोर्ट है वो है गुवाहाटी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना है आपने। ओके, फ्रॉम 1 जनवरी 2019 आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हैव सेपरेट हाई कोर्ट। मतलब 1 जनवरी 2019 से पहले इनकी कॉमन हाई कोर्ट हुआ करती थी दोनों स्टेट्स की, लेकिन अब जो इनकी हाई कोर्ट है वो अलग अलग हो गई है। आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट है दैट इज़ इन अमरावती एंड तेलंगाना की हाई कोर्ट है हैदराबाद में। और जो ये अमरावती है ये आंध्र प्रदेश की कैपिटल है एंड हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस बॉक्स से। आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिटेन रखना है क्योंकि एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है दैट आर दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर। दैट मीन्स कि जो हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स पढ़ी, क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? यस, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जो हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ा, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं क्योंकि हमारे भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। अब देखिए, हम ऑलरेडी इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। यहाँ पर हम इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये वर्ड है इंटीग्रेटेड और ये जुडिशियल सिस्टम में कैसे अप्लाई होता है, इसको 2 तरीके से समझाया हुआ है। एक तो ये तरीका है दैट कि जो भी डिसीजन हायर कोर्ट्स ने ले लिए, दैट डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट्स। दैट मीन्स कि जो डिसीजन हायर कोर्ट ने लिए वो डिसीजंस लोअर कोर्ट्स को मानने ही पड़ेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोई डिसीजन लिया तो वो डिसीजन, वो फैसला, वो जजमेंट हाई कोर्ट्स को एंड अनदर कोर्ट्स को मानना ही पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो हायर कोर्ट्स फैसला लेती है वो उससे लोअर कोर्ट्स को मानना ही पड़ता है। अनदर वे जो है इस वर्ड को समझने का वो ये है दैट एपेलेट सिस्टम। अब एपेलेट सिस्टम क्या है जो हमारे भारत में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपील करना। जैसे कि this means that a person can appeal to higher court if they believe that the judgment passed by lower courts is not just. That means कि अगर किसी पर्सन को ये लगे कि लोअर कोर्ट ने जो फैसला, जो जजमेंट दिया है वो सही नहीं है, वो जस्टिफाई नहीं करता आपके लिए, तो आप उस चीज़ के लिए हायर कोर्ट्स में जा सकते हो एंड हायर कोर्ट्स में अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि लोअर कोर्ट ने जस्टिस दे दिया आपको, जजमेंट दे दिया आपको, तो वो आपने मान लिया और आप अब कुछ नहीं कर सकते और आपके पास कोई चारा नहीं है। ऐसा नहीं है। आप
हायर कोर्ट्स में जा सकते हो एंड आप अपील कर सकते हो दोबारा से अपने केस को रिव्यू कराने के लिए। तो इसे एपेलेट सिस्टम कहा जाता है कि अगर लोअर कोर्ट्स ने आपको डिसीज़न जो दिया और वो डिसीज़न आपको पसंद नहीं आया और आपको लगा कि ये जो जजमेंट आया है ये मेरे खिलाफ है और ये मेरे राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो आप हायर कोर्ट्स में जा सकते हैं एंड दोबारा से अपने केस को फाइल कर सकते हैं, दोबारा से अपील कर सकते हैं, राइट। तो ये अधिकार आपके पास होता है और इस अधिकार को एपेलेट सिस्टम कहते हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम में। अब यहाँ पर एपेलेट सिस्टम को समझाने के लिए एक केस दिया हुआ है, उसको पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पर एक स्टोरी है, मैं स्टोरी को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा और इस स्टोरी से आपके पास कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन बस आपको ये जो एपेलेट वर्ड है ना ये समझाने के लिए स्टोरी दी हुई है, राइट। तो इसको एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ इस स्टोरी का। सो द होल केस इज़ ऑल अबाउट लक्ष्मण कुमार एंड सुधा गोयल। इनकी शादी हुई थी 1980 फरवरी में एंड ये दिल्ली रहा करते थे। But when Sudha was doing some household chores in kitchen, she got high flames in her साड़ी और इस वजह से साड़ी में आग लगने की वजह से वो मर गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्निंग हो गई थी। जब उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया, ड्यू टू दैट टाइम शी गॉट डाइड। नाउ जो सुधा की फैमिली थी, दे फाइल्ड अ केस अगेंस्ट लक्ष्मण कुमार एंड हिज फैमिली और इन्होंने ये केस दर्ज किया ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट बेसिकली ये बेसिक कोर्ट होती हैं जहाँ पर सबसे पहले हियरिंग की जाती है और सबसे पहले केसेस लाए जाते हैं, प्लस जो हियरिंग होती है वो एविडेंसेस के ही बेसिस पर होती है और फिर ये सज़ा सुनाते हैं अकॉर्डिंग टू द एविडेंसेस। तो ट्रायल कोर्ट ने क्या किया कि इन्होंने विटनेस के लिए लक्ष्मण के नेबर्स को बुलाया और जो पड़ोसी थे लक्ष्मण के, उन्होंने कहा कि उन्होंने 1 दिसंबर को सुधा की स्क्रीमिंग की आवाज़ तो सुनी थी कि सुधा किस तरीके से चिल्ला रही थी। वो फटाफट से जब लक्ष्मण के फ्लैट में गए तो उन्होंने देखा कि सुधा शी वॉज स्टैंडिंग विद हर साड़ी इन फ्लेम्स। दैट मीन्स कि उसकी साड़ी पर आग लगी हुई थी और जब उन्होंने उस साड़ी पर से आग को बुझाने की कोशिश की और सुधा को बचाने की कोशिश की तो सुधा ने उनको बताया कि जो उनकी मदर इन लॉ है शकुंतला, उन्होंने उनके ऊपर केरोसिन ऑयल डाला है और जो माचिस थी उससे फायर लिट की लक्ष्मण ने। आग किसने लगाई थी? लक्ष्मण ने लगाई थी। और जो लक्ष्मण के पड़ोसी थे उन्होंने ये भी कहा कि जो लक्ष्मण है और उनकी मदर है वो सुधा को काफ़ी परेशान किया करते थे, डाउरी के लिए परेशान करते थे। हर मदर इन लॉ वॉज डिमांडिंग फॉर स्कूटर, कैश, फ्रिज एंड समथिंग लाइक दैट विच कम्स अंडर डाउरी केस। एंड वो ये कह रहे थे कि जब फर्स्ट चाइल्ड होगा तब ये सब चीज़ें लानी पड़ेंगी, तो उसके ऊपर एक कंपल्शन बना रहे थे। अब यहाँ पर फिर जब लक्ष्मण का पार्ट सुना गया तो लक्ष्मण ने अपने डिफेंस में ये कहा और उनकी मदर ने ये कहा कि सुधा की जो साड़ी थी उस पर आग जो लग गई थी वो एक्सीडेंटली लगी थी जब वो मिल्क हीट कर रही थी, दूध गर्म कर रही थी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंसेस, अब जो एविडेंसेस लक्ष्मण ने और उसकी मदर ने दिए, नेबर्स ने दिए, सुधा की फैमिली ने दिए, इन सभी एविडेंसेस को ट्रायल कोर्ट ने देखा एंड उन्होंने लक्ष्मण और उनकी जो मदर शकुंतला थी और उनके जो ब्रदर इन लॉ, किनके? सुधा के जो ब्रदर इन लॉ थे सुभाष चंद्र, इन सभी को डेथ की सेंटेंस सुना दी थी, मौत की सज़ा सुना दी गई थी। अब 1983 नवंबर में ये होता है कि जो तीनों ये एक्यूज्ड पर्सन थे जिन पर आरोप लगाया गया था, इन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया। अब यहाँ पर आप समझना कि ये होता है एपेलेट सिस्टम और इसे ही इंटीग्रेटेड भी कहा जाता है। एपेलेट सिस्टम क्यों कहा जाता है? देखिए, उनको लोअर कोर्ट का मतलब ट्रायल कोर्ट का उनको जजमेंट समझ नहीं आया लक्ष्मण को, तो इसीलिए उन्होंने हायर कोर्ट में अपील करने की कोशिश की। तो इन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया, ओके, जो स्टेट लेवल पर होती हैं, तो इसे एपेलेट सिस्टम कहा जाता है। और इंटीग्रेटेड इसलिए होता है जो हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया वो लोअर कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। अब देखिए हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया उसके बारे में बात करते हैं। तो हाई कोर्ट ने आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ऑल द लॉयर्स, दैट मीन्स कि जो दोनों तरफ के लॉयर्स थे उनकी सारी बातें सुनी और हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो सुधा थी उनकी साड़ी पर एक्सीडेंटली फायर लग गई थी, अचानक से आग लग गई थी जब वो केरोसिन स्टोव पर काम कर रही थी। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर लक्ष्मण, शकुंतला और जो सुधा के ब्रदर इन लॉ थे और लक्ष्मण के ब्रदर थे सुभाष चंद्र को मतलब बरी कर दिया, एक्विटेड मतलब किसी आरोप से बरी कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर जो उनका अपराध था वो
बोला गया कि इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। हालांकि लक्ष्मण और शकुंतला ने लिटरली में उनको जलाया था सुधा को, लेकिन हाई कोर्ट ने जब हियरिंग सुनी तो यहाँ पर बोला गया कि इनको बरी किया जाता है क्योंकि इन्होंने कुछ भी क्राइम नहीं किया है। अब इसके बाद होता ये है कि यहाँ पर हाई कोर्ट का जजमेंट भी लोगों को पसंद नहीं आया। ओके, तो इसके लिए जो फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स थे, इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया सेम केस के लिए, क्योंकि इनको हाई कोर्ट का जो ये जजमेंट था ये अच्छा नहीं लगा, ये इनको अनजस्ट लगा। तो देखिए, इस तरीके से जो इंटीग्रेशन सिस्टम है हमारे जुडिशियल सिस्टम में वो अप्लाई होता है कि आप अपील कर सकते हो हायर कोर्ट्स में अगर आपको लोअर कोर्ट्स का जजमेंट समझ ना आए तो, या ऐसा जजमेंट लगे कि वो फैसला अन्यायपूर्ण लिया गया है। आपने क्लास 7th की बुक में पढ़ा होगा कि 1980s के टाइम पर विमेन ग्रुप जो था दे वर रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट डाउरी डेथ्स, कि दहेज के नाम पर जो हत्याएं हो रही थी, या तो विमेन खुद ही आत्महत्या कर लेती थी या उनके जो ससुराल वाले थे वो उन्हें मार देते थे दहेज के नाम पर। तो इस बात के लिए विमेन ग्रुप जो थी दे वर रेजिंग देयर वॉइसेस, प्लस वो प्रोटेस्ट भी कर रही थी अगेंस्ट द कोर्ट्स, क्योंकि जो कोर्ट्स थे ना तो वो जस्टिस दिला पा रहे थे उन औरतों को जो दहेज के नाम पर मारी जा चुकी थी, और ना ही आरोपियों को वो सजा दे पा रहे थे। तो इसी वजह से ये जो विमेन ग्रुप था इन्होंने 1980s में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया अगेंस्ट कोर्ट्स। अब होता ये है, जब इस विमेन ग्रुप ने हाई कोर्ट का ये जजमेंट सुना कि लक्ष्मण को और उसकी फैमिली को बरी कर दिया है, ओके, तो और सुधा को कोई न्याय नहीं मिला, कोई जस्टिस नहीं मिला, तो इस चीज़ से ये विमेन ग्रुप जो था वो काफ़ी ट्रबल हो गया था और इन्हें बहुत दुख पहुंचा इस चीज़ को लेकर कि आरोपी को तो सज़ा ही नहीं मिली। तो इस टाइम पर जो ये विमेन ग्रुप था इन्होंने हाई कोर्ट के डिसीजन को या जजमेंट को नहीं माना और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर दिया अगेंस्ट द डिसीजन और द जजमेंट दैट हैज़ बीन टेकन बाय हाई कोर्ट। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो केस दर्ज कर दिया। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से आप लोअर टू हायर कोर्ट जा सकते हैं एंड अपील कर सकते हैं अगर आपको जजमेंट नहीं पसंद आया है तो उसी तरीके से यहाँ पर जो ये इंडियन फेडरेशन ऑफ विमेन लॉयर्स थी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को दोबारा से दर्ज किया, अपील की, डिमांड किया कि इस केस को दोबारा से रिव्यू किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट का तो जो फैसला होगा वो सभी को मानना ही पड़ेगा, फिर और कोई चारा तो होगा नहीं। अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम के बारे में कि जो ये कानूनी व्यवस्था इसको बनाए रखने के लिए जो अलग अलग शाखाएं हैं, जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, वो कौन सी हैं, वो क्या हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आपने अभी अबव केस देखा डावरी डेथ का, जिसमें हमने ये देखा कि सुधा को दहेज के नाम पर मार दिया गया था। तो ऐसे जो केसेस होते हैं जहाँ पर एक इंसान को या तो इतना हैरेस कर दिया जाए कि वो मर जाए, वो सुसाइड कर ले, या फिर उसको मार दिया जाए, तो ऐसे जो केसेस होते हैं दोज केसेस फॉल्स विद इन व्हाट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। तो ऐसे केसेस को क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी कहा जाता है, माना जाता है, मतलब समाज के खिलाफ क्राइम। अब समाज के खिलाफ क्यों? क्योंकि जो ये समाज है ये हम नागरिकों के द्वारा बनाया गया है और हर एक जो इंडिविजुअल है उनके पास अपने मौलिक अधिकार हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हुए हैं, और कोई भी उन मौलिक अधिकारों को एक इंडिविजुअल से नहीं छीन सकता, और अगर उनको छीनने की कोशिश करेगा दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एंड क्राइम अगेंस्ट द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। और ऐसे केसेस को कहा जाता है कि इन्होंने क्रिमिनल लॉ को वोयलेट किया है। वोयलेट करना मतलब उल्लंघन करना, किसी चीज़ को तोड़ना, और क्रिमिनल लॉ ऐसे सिस्टम जो ऑफेंडर्स के लिए बनाए हुए होते हैं जिसमें पनिशमेंट लिखी हुई होती है ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइम। इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ के साथ साथ लीगल सिस्टम में सिविल लॉ केसेस भी आते हैं। अब सिविल लॉ केसेस कौन से होते हैं, इनका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। एक तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2006 में पास किया गया था टू प्रोटेक्ट वीमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, तो ऐसे केसेस सिविल लॉ केसेस कहलाते हैं। प्लस आपको याद हो तो हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट भी पढ़ा था जो 2005 में पास किया गया था, वो भी एक सिविल लॉ केस माना जाता है। तो यहाँ पर क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ
दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट है ये, याद रखना इसको, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सिविल लॉ के बारे में। इट डील्स विद कंडक्ट और एक्ट्स that the law defines as offenses, for example theft, harassing a woman or bring more dowry or murder। देखिए वैसे तो अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो साफ साफ बात ये है, क्रिमिनल लॉ उन्हें कहा जाता है जिसमें एक इंसान की हत्या कर दी जाए, उसको इतना हैरेस कर दिया जाए कि उसको मजबूर कर दिया जाए मरने के लिए। ऐसे केसेस को क्रिमिनल लॉ कहा जाता है जहाँ पर अपराध शामिल हो। और जो सिविल लॉ होते हैं इसमें ना डिस्प्यूट्स आते हैं, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो गए, जो डिस्प्यूट्स हो गए, वाद विवाद हो गए, ऐसी चीज़ों को सिविल लॉ कहा जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पर जो मैंने ये लाइन पढ़ी है इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। तो क्रिमिनल लॉ ऐसे एक्शंस, ऐसे एक्ट्स के साथ डील करता है जिन्हें लॉ मतलब कानून के मुताबिक क्या कहा गया है, ऑफेंसेस कहा गया है। ऑफेंसेस का मतलब होता है क्राइम या फिर इलीगल एक्शन, तो उसे ऑफेंसेस कहा जाता है। और ऐसे कौन से क्राइम हैं, ऐसे कौन से एक्शंस हैं जिनको ऑफेंसेस माना गया है, उनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे चोरी हो गया, हैरेसिंग अ वुमेन टू ब्रिंग मोर डाउरी कि दहेज के नाम पर प्रताड़ित करना किसी लेडी को, एंड हैरेस करना या किसी का मर्डर करना। तो ऐसे एक्शंस को क्रिमिनल लॉ में ऑफेंसेस माना गया है, क्राइम माना गया है, इलीगल एक्शन माना गया है। अब ऐसे जो अपराध होते हैं इट यूजुअली बिगिंस विद लॉजिंग ऑफ एन FIR। लॉजिंग का मतलब होता है दर्ज करना, और क्या दर्ज करना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR की फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आपसे पूछे जा सकते हैं ये एग्जाम में, ध्यान रखना। ओके, तो जो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि पहली जो इंफॉर्मेशन है वो आपने किसको दी, पुलिस को दी। अब पुलिस जो है जब उसके पास किसी अपराध का या किसी क्राइम का FIR लॉज हो जाता है तो फिर वो एक लीगल केस बन जाता है और पुलिस उस लीगल केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है एंड उसे फिर कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट में उसको दर्ज कर दिया जाता है। और कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो अगर गिल्टी पाए गए, जो अपराधी होते हैं वो गिल्टी पाए गए, उनका एविडेंस ये प्रूफ देता है कि यस इसने अपराध किया है, तो उस अपराधी को या तो जेल भेजा जाएगा या फिर उसे फ़ाइन दिया जाएगा, लाइक फ़ाइन के लिए उसे चार्ज किया जाएगा, एंड या फिर उसे जेल भी भेजा जा सकता है और उसे फ़ाइन के लिए चार्ज भी किया जा सकता है। इफ़ फाउंड गिल्टी मतलब अगर अपराध साबित हुआ, तो गिल्टी का मतलब है कि अपराधी, एंड एक्यूज्ड का मतलब होता है जिस पर आरोप लगाए जाते हैं। तो जो एक्यूज्ड होगा, जिस पर आरोप लगाए गए हैं, उसका अगर अपराध साबित हुआ तो उसे जेल भेजा जा सकता है या फिर उसे फाइन के लिए चार्ज किया जा सकता है। अभी सिविल लॉ के बारे में पढ़ते हैं। सिविल लॉज डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। सिविल लॉज के अंडर कौन से केसेस आते हैं जहां पर एक इंडिविजुअल के राइट्स को छीना जाए, एक्सप्लॉइट किया जाए, हार्म किया जाए उसके राइट्स को, इंजरी की जाए उसके राइट्स को। तो ऐसे केसेस सामाजिक कानून के अंदर आते हैं, सिविल लॉ के अंदर आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डिस्प्यूट्स हो गया। अब देखिए जो डिस्प्यूट्स है ये आपराधिक तौर पर नहीं होते, मतलब इसमें ऐसे अपराध नहीं होते कि किसी की हत्या कर दी जाए। जिसमें हत्या की जाती है ऐसे केसेस क्रिमिनल लॉ के अंडर आते हैं, लेकिन जिसमें डिस्प्यूट्स होते हैं, वाद विवाद होते हैं, वो केसेस सिविल लॉ के अंडर आते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी को लेकर सेल एंड परचेज पर लड़ाई हो गई, मतलब ज़मीन को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं। परचेज ऑफ गुड्स जैसे सामान खरीदने पर कोई लड़ाई हो गई, कोई डिस्प्यूट हो गया, या फिर रेंट मैटर में कोई डिस्प्यूट हो गया मकान मालिक और किराएदारों के बीच में, या फिर डाइवोर्स केसेस हो गई कि हस्बैंड और वाइफ अब सेपरेट रहना चाहते हैं। तो ऐसे जो केसेस होते हैं वो सिविल लॉज के अंडर आते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर क्रिमिनल लॉ में ये देखा कि ऐसे जो अपराध हैं, जब इन अपराधों को दर्ज किया जाता है कोर्ट में तो उससे पहले FIR लॉज करनी पड़ती है। अब जो सिविल लॉज हैं यहाँ पर एक पिटीशन दायर करनी पड़ती है, पिटीशन दर्ज करनी पड़ती है कोर्ट में। और कोर्ट में पिटीशन कौन दर्ज करते हैं, जो अफेक्टेड पार्टी होती है, जिसका नुकसान हुआ हो, जो विक्टिम पार्टी होती है वो पिटीशन दर्ज करती है। जैसे कि अगर रेंट मैटर में देखा जाए तो या तो लैंडलॉर्ड,
टेनेंट के खिलाफ फाइल केस कर सकता है। टेनेंट कौन होते हैं? जो किराएदार होते हैं, या फिर जो टेनेंट्स हैं, जो किराएदार है, वो मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। तो दोनों के वाद विवाद जो हैं वो सिविल लॉ के अंडर आते हैं। अब ऐसे जो केसेस होते हैं जहाँ पर सिविल लॉज को वॉयलेट किया जाता है, ऐसे केसेस में कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ की जल्दी से जल्दी राहत देने की कोशिश करती है, सॉल्व करने की कोशिश करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक केस दिया है लैंडलॉर्ड का एंड टेनेंट का। सपोज कीजिए कि लैंडलॉर्ड ने टेनेंट के खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज की, तो उसमें कोर्ट किस तरीके के डिसीजन और किस तरीके के ऑर्डर दे सकती है कि या तो टेनेंट को कहेगी कि फटाफट से फ्लैट को खाली कराया जाए, खाली किया जाए, और या फिर जो आपका किराया बाकी है उसे फटाफट से जो लैंड ओनर्स है या जो लैंड लॉर्ड्स हैं उनको पे किया जाए। लैंड ओनर्स एंड लैंड लॉर्ड्स ये एक ही चीज़ होती है, जो मालिक होते हैं, जो मकान मालिक होते हैं, उन्हें कहा जाता है। ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है वो है डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स, कि क्या सभी लोगों की, हर एक व्यक्ति की कोर्ट्स तक एक्सेस है। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच होना, रीच होना। तो क्या सभी लोगों की रीच है कोर्ट्स तक? तो उसके बारे में ये पूरा पैराग्राफ है। इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री। हमारे भारत की अगर बात की जाए तो भारत के सभी जो नागरिक है, सभी इंडियंस के पास ये राइट भी है कि वो कोर्ट्स जा सकते हैं और उनकी एक एक्सेस है कोर्ट्स तक, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू जस्टिस थ्रू कोर्ट्स, कि हर एक इंसान जस्टिस पा सकता है, न्याय ले सकता है कोर्ट्स के द्वारा। एज यू रेड अर्लियर, जैसा कि आपने अभी पढ़ा, द कोर्ट्स प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल। जो कोर्ट्स होती हैं, अदालतें होती हैं या जो न्यायालय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाई? क्योंकि ये डेमोक्रेसी को फंक्शन करता है। किस तरीके से? कि ये हर एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स कोई छीनने की कोशिश करे, हार्म करे, इंजरी करे, तो वो सिविल लॉ के अंडर आते हैं, सिविल केसेस बन जाते हैं और फिर कोर्ट्स आपको जस्टिस देती है। इफ़ एनी सिटीज़न बिलीव्स, अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उनके जो राइट्स हैं, देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, उनके राइट्स को कोई हार्म कर रहा है, उनको कोई इंजरी या उनको कोई परेशान कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वो जो देश का नागरिक है वो कोर्ट जा सकता है और ये उसका राइट कोई उसे छीन नहीं सकता और वो कोर्ट जाकर जस्टिस पा सकता है। वाइल द कोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल, जो ये अदालतें हैं, न्यायालय जो हैं, वो सभी के लिए अवेलेबल हैं। जैसा कि हमने डिफरेंट लेवल्स पर कोर्ट्स को पढ़ा, वो इसीलिए हैं ताकि लोगों की एक्सेस हो सके। एंड लोगों को अगर लोअर कोर्ट्स का जस्टिस पसंद नहीं आया है, जजमेंट पसंद नहीं आया है, तो वो हायर कोर्ट्स में जाएं और वहाँ पर अपील करें। अब कहने में तो ये बहुत ईजी लगता है, ओके कहते हैं ना कि कथनी और करनी में फ़र्क है। कहने में तो बहुत इजी लग रहा है, सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो कोर्ट्स हैं ये सभी के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली रियलिटी की बात करें तो इन कोर्ट्स तक पहुंचना पुअर लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारे देश में तो गरीबी, वैसे भी गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए कोर्ट्स तक पहुंचना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके रीज़न भी यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं। अब एक जो रीज़न है कि गरीब लोग क्यों कोर्ट्स तक एक्सेस नहीं ले पाते, एक तो रीज़न है लीगल प्रोसीजर का, कि लीगल प्रोसीजर इतने ज़्यादा होते हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारा पैसा लगता है। अब देखिए, वकील करना है तो वकील पैसों की डिमांड तो करता ही है, साथ ही साथ वकील उस हिसाब से पैसे की डिमांड करता है जिस हिसाब का केस है, ओके। एंड पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब अगर गरीब लोगों की बात की जाए, जो बेचारे डेली वेजेस पर काम करते हैं, उनको तो दिन की दिहाड़ी मिलती है, मतलब जो उन्होंने दिन का काम किया उनको उसका पैसा मिला और उस पैसे से वो एक दिन का घर खर्च चलाते हैं, ओके। डेली वेज का मतलब क्या होता है कि उन्होंने जो काम किया, मजदूर ने, उन्होंने जितना एक दिन में काम किया, एक दिन का पैसा उनको मिल गया। तो वो जो पैसा उनको एक दिन का मिला है वो उनका एक दिन का ही पेट भरेगा, अगले दिन के लिए उन्हें दोबारा से काम करना पड़ेगा। तो अगर वो लीगल पचड़ों में फंस गए, लीगल काम में फंस गए,
तो उनका डेली वेज कहाँ जाएगा? उनका तो टाइम वहीं पर अदालतों में ही कंज्यूम हो जाएगा, और ना ही उनके पास इतने पैसे हैं कि वो किसी जो वकील हैं, जो अच्छे खासे वकील हैं, एक अच्छे ओहदे पर जो वकील बैठे होते हैं, उनको तो वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते ना। तो उन्हें पढ़ना तो आता नहीं है, तो जब उन्हें रीड ही नहीं करना आता तो ये लीगल जो प्रोसीजर्स होते हैं ये भी उनके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। प्लस उनकी जो फैमिली है वो उनके डेली वेज पर ही डिपेंड रहती है, तो अगर वो सारा टाइम अदालतों में बिता देंगे या अदालतों में कंज्यूम कर देंगे अपने केस को जब लेकर जाएंगे, तो उनकी फैमिली क्या खाएगी, उनके घर के बच्चे क्या खाएंगे। तो इसी वजह से पुअर पीपल के लिए ये बहुत दिक्कत हो जाती है कि अगर वो कोर्ट्स जाना भी चाहें तो वो नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पर रीज़न है, एक तो लीगल प्रोसीजर का, एक है बहुत सारा पैसा जो वकील मांगता है, प्लस पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, प्लस पुअर पीपल जो हैं दे कैन नॉट रीड, उनके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए ये टर्म्स समझनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं, लीगल टर्म्स। सो द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम्स रिमोट। तो कहने का मतलब है जो अभी हमने ये रीज़न देखे पुअर पीपल के लिए ये चीज़ें बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देती हैं, तो इसीलिए इंसाफ पाना या जस्टिस पाना या उसकी उम्मीद करना ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी हमने अबव पैराग्राफ में जो देखा कि किस तरीके से जो पुअर पीपल हैं उनकी लाइफ में किस तरीके से हर्डल्स आती हैं, और उन हर्डल्स की वजह से वो जस्टिस नहीं पा सकते, वो इंसाफ पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर, मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने 1980s में एक मैकेनिज़्म को डिवाइस किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जस्टिस पा सकें। तो वो मैकेनिज़्म का नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब न्यायालय में जो मुकदमा लड़ा जाता है उसकी प्रक्रिया को उसके प्रोसेस को लिटिगेशन कहा जाता है। तो 1980s में जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को डिवाइस किया। और क्यों डिवाइस किया गया इस मैकेनिज़्म को? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जस्टिस पा सके, इंसाफ पा सकें। तो PIL को डिवाइस करने का मेन रीज़न यही था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, स्पेसिफिकली वो लोग जो पुअर पीपल हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ पा सकें और अपने राइट्स को क्लेम कर सके। प्लस देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कोर्ट्स में जो एक बार फंस जाता है, तारीख पे तारीख लगती रहती हैं, डेट्स पे डेट्स लगती रहती हैं, तो पुअर पीपल के लिए तो बहुत मुश्किल होता है ना कि हर बार इतनी दूर से गांव से फिर हाई कोर्ट आना या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आना, उनके लिए तो बहुत परेशानी हो जाती है। और ना ही वो एक दिन का काम छोड़ सकते हैं क्योंकि एक दिन की दिहाड़ी उनकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए इस चीज़ को, इस मैकेनिज़्म को डिवाइस किया गया PIL को, ताकि जो गरीब लोग हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन गरीब लोगों के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एक लेटर या टेलीग्राम भी डाल सकती है और उसको PIL मानकर केस लड़ा जा सकता है, ताकि गरीब लोग घर में बैठकर अपना काम भी करें और मुकदमा भी उनकी तरफ से चलता रहेगा, तो उनको न्याय भी मिल जाएगा। तो इस मैकेनिज़्म के अंडर में ये अलाउ किया गया कि कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन दे कैन फाइल PIL इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, कि कोई भी नागरिक, कोई भी इंडिविजुअल या कोई संस्था, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन वो PIL फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट में। किसके बिहाफ पर? ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स वर बीइंग वॉयलेटेड, कि जिनके राइट्स वॉयलेट किए जा रहे हैं उन लोगों के बिहाफ पर भी PIL डाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर वो कहीं ऐसा देखें कि कुछ अनजस्ट हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट वो PIL डाल सकते हैं हाई कोर्ट्स में एंड सुप्रीम कोर्ट्स में। तो अब हर एक इंसान को हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रोज़ रोज़ जाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो एक PIL से काम बन सकता है। तो जो लीगल प्रोसेस है इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई तब कर दिया गया जब ये कहा गया कि इवन एक लेटर या एक टेलीग्राम जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में डाला जाएगा, उस लेटर एंड टेलीग्राम को भी PIL की तरह ट्रीट किया जा सकता है।
जो ये PIL ऑर्गेनाइजेशन था इसको यूज़ किया गया एंड बहुत सारे लोगों को जस्टिस दिलाया गया, बहुत सारे इश्यूज़ को सॉल्व किया गया, बहुत बड़े बड़े मुद्दों को सॉल्व किया गया, जिसके एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, जैसे कि रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबरर्स फ्रॉम इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस। दैट मीन्स कि जो बॉन्डेड लेबरर्स थे, बॉन्डेड का मतलब होता है बंधुआ, लेबरर्स का मतलब होता है मज़दूर, जो बंधुआ मज़दूर थे उनको रेस्क्यू किया गया, उनको बचाया गया फ्रॉम इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन। इसका मतलब होता है ऐसी कंडीशंस में बंधुआ मज़दूरों से काम कराया जाता था जिन कंडीशंस में ह्यूमन बींग्स काम नहीं कर सकते। ऐसे कारखानों में और ऐसी फैक्ट्री में बॉन्डेड लेबरर से काम कराया जाता था जिससे उनकी जान भी जा सकती है, तो वहाँ से उनको बचाया गया PIL के थ्रू। अब देखिए, जो ये लेबरर्स हैं, जो मज़दूर हैं, ये बंधुआ कब कहलाते हैं? इनको बंधुआ बनाया क्यों गया? इसके पीछे रीज़न ये है, जैसे कि जो मज़दूर इंसान है इनके पास तो लाइक 2 वक्त की रोटी का खाने का ही पैसा होता है। अगर खुदा ना खास्ता इनके घर में कोई बीमार हो जाता था तो ये क्या करते थे कि मालिकों से पैसा मांगते थे, तो वो पैसा जो है मालिक कुछ 2 या 3 महीनों के लिए देते थे। अगर वो 2 या 3 महीनों के अंदर ये लेबरर्स मालिकों को पैसा वापस ना लौटा पाते थे तो इनका ऋण बढ़ता रहता था। पैसों का ऋण को इंग्लिश में कहते हैं डेट। तो ये बंधुआ मजदूर जो है ये डेट के अंदर, मतलब एक ऋण के अंदर दब जाते थे। तो फिर जो मालिक होते थे अब वो इनका फ़ायदा उठाते थे और वो कहते थे कि तुम्हें ऋण देने की ज़रूरत नहीं है, बदले में तुम मेरे लिए अब काम करोगे। और फिर इनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था, इनको मारा पीटा जाता था। वीकर सेक्शंस के ये लोग होते थे, इनको फिज़िकली एंड इकोनॉमिक वे से असॉल्ट किया जाता था। और अगर ये इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते थे तो इनके बच्चों को भी इसी काम में लगा लिया जाता था। तो बॉन्डेड लेबरर्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखी थी और अपने तरीके से काम कराया जाता था, जिनको आप स्लेव भी बोल सकते हैं कि उस टाइम पर इनको स्लेवरी के तौर पर काम कराया जाता था। ओके, तो इन लोगों को बचाया गया PIL के थ्रू। सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार हु हैड बीन केप्ट इन जेल आफ्टर देयर पनिशमेंट टर्म वॉज कंप्लीटेड। अब उन लोगों को बचाया गया, उन प्रिजनर्स को, प्रिजनर को कैदी कहा जाता है, जो बिहार के जेल में थे, जिनकी जो पनिशमेंट टर्म थी, मतलब जो सज़ा काटने की जो साल थे उनके, जितने साल की उनको सज़ा मिल गई थी वो सज़ा उन्होंने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन फिर भी उनको जेल में रखा गया था। तो इन लोगों को भी वहाँ से निकाला गया। एंड मिड डे मील के बारे में तो आपने सुना ही है कि मिड डे मील किस तरीके से लागू किया गया हर एक गवर्नमेंट स्कूल में, और इसके पीछे रीज़न भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि ये क्यों अप्लाई किया गया था। लेकिन जो ये मिड डे मील है ये भी PIL के थ्रू ही इसको लागू किया गया था। मतलब इस एक कहने का मतलब है कि जो मिड डे मील स्कूल्स में आज के टाइम पर है उसको PIL के थ्रू ही इम्प्लीमेंट किया गया था। 2001 में क्या होता है कि राजस्थान एंड उड़ीसा में ड्रोट आता है, मतलब वहाँ पर बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई थी, इसी वजह से वहाँ पर सूखा पड़ गया था। तो सूखा पड़ने की वजह से बहुत सारे लोगों को शॉर्टेज ऑफ फूड, दैट मीन्स कि भोजन की कमी हो गई थी। दे फेस्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। तो खाने के लिए वो लोग तरस रहे थे, उनके पास एक वक्त की रोटी नहीं थी एक तरफ तो, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उनके गोडाउन्स अनाज से भरे पड़े थे, फुल ऑफ ग्रेन्स, दैट मीन्स कि अनाज से भरे पड़े थे। और जो वो अनाज था वो कॉमन पीपल के पेट में नहीं जा रहा था, बल्कि वो चूहों के पेट में जा रहा था, उन्हें चूहे ही काट काट कर खा रहे थे। तो अब इस सिचुएशन को देखा गया कि चारों तरफ देखे तो भूख थी लोगों के अंदर, लोगों को एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से जो पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ है उन्होंने PIL दर्ज की सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको हियरिंग किया इस केस को, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 जो कि ऑलरेडी एक फंडामेंटल राइट आपको लाइफ का देता है, ठीक है, ज़िंदगी जीने का अधिकार, इसके साथ साथ आर्टिकल 21 में राइट टू फूड भी जोड़ दिया कि खाना खाने का, भोजन का भी अधिकार सभी को है। हालांकि जो वहाँ की स्टेट थी उन्होंने एक्सक्यूज़ भी दिया कि उनके पास एडिक्वेट फंड्स नहीं हैं, लेकिन इस चीज़ को खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये पता था कि जो वहाँ के गोडाउन्स हैं वहाँ पर अनाज भरे पड़े थे।
तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अब जो स्टेट है वो इस चीज़ का ध्यान रखेगी कि सभी को फूड प्रोवाइड हो, सभी को खाना मिले, क्योंकि राइट टू फूड अब आपका अधिकार है, हर एक नागरिक का अधिकार है, जो आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को ये कहा कि वो एम्प्लॉयमेंट दे, लोगों को नौकरियां दे, और जो राशन है वो सस्ते दामों पर प्रोवाइड की जाए राशन शॉप पर, ताकि सभी लोग उसको ख़रीद पाए और जो पुअर पीपल है एटलीस्ट उनका भी पेट भर पाए। एंड सभी स्कूल्स में मिड डे मील्स लगाए जाए ताकि जो बच्चे हैं वो स्कूल में भी आए और स्कूल में उनको ढंग का खाना मिले, उनको न्यूट्रिशन मिले मिड डे मील्स के थ्रू। एंड इसी वजह से 2 फूड कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया ताकि जो ये गवर्नमेंट स्कीम है इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए कोर्ट्स पहुंचना ही जस्टिस लेने जैसा होता है, न्याय लेने जैसा होता है, कि अगर वो कोर्ट पहुंच गए तो एक तरफ उन्हें लगता है कि उन्हें न्याय मिल गया। जो कोर्ट्स हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट करने में। मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी व्याख्या करने के लिए जो अहम भूमिका निभाई जाती है वो निभाई जाती है अदालतों के द्वारा। किस तरीके से? जैसे कि देखिए जो आर्टिकल 21 है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 21, उसमें ऑलरेडी जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू लाइफ, कि जीवन जीने का अधिकार, उसमें राइट टू फूड को भी जोड़ा गया कि भोजन का अधिकार भी इसमें शामिल होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। तो इसी वजह से जो सरकार है उन्होंने मिड डे मील को स्टार्ट किया ताकि सभी लोगों को भोजन मिल पाए, और एक कदम उठाया गया कि हर एक इंसान का पेट भरे। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने देखा कि किस तरीके से कोर्ट के जजमेंट लोगों को पसंद आ रहे थे, लोगों के हित में थे। लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से कुछ ऐसे जजमेंट थे जो लोगों को पसंद नहीं आए एंड कॉमन पीपल के इंटरेस्ट में वो अनजस्ट लगे या नुकसानदेह लगे। तो इस वजह से कुछ एक्टिविस्ट को वो जजमेंट, वो फैसले पसंद नहीं आए। अच्छा, ये फैसला क्या था? ये फैसला था कि जो स्लम ड्वेलर्स हैं, स्लम ड्वेलर्स वो होते हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको उनकी ज़मीन से, उनकी जगह से एविक्ट करने का फैसला दिया गया कोर्ट के द्वारा। तो ये चीज़ इन एक्टिविस्ट को पसंद नहीं आई। अब ये एक्टिविस्ट कौन थे? ये पुअर लोगों के हित में काम करते हैं, ये गरीब लोगों के राइट के लिए काम करते हैं, उनको शेल्टर दिलाने के लिए काम करते हैं ताकि गरीब लोगों के पास रहने के लिए छत हो, रहने के लिए घर हो, एंड इतना इनफ फूड इनको मिले कि एटलीस्ट इनका और उनकी पूरी फैमिली का पेट भर पाए। तो जो ये जजमेंट था, जो रिसेंट जजमेंट कोर्ट ने लिया, वो इन एक्टिविस्ट को पसंद नहीं आया, क्योंकि जो ये रिसेंट जजमेंट था, दिस जजमेंट वॉज फार क्राई फ्रॉम अर्लियर जजमेंट। दैट मीन्स कि जो पहले के टाइम पर फैसले लिए जाते थे उससे बिल्कुल अलग था। अब पहले के टाइम पर कैसे फैसले लिए जाते थे कि पहले के टाइम पर, यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, क्या होता था कि जितने भी फैसले लिए जाते थे वो स्लम ड्वेलर्स के हित में लिए जाते थे, उनकी लाइवलीहुड को, उनके जीवन यापन को प्रोटेक्ट करने के लिए लिए जाते थे। लेकिन जो ये रिसेंट जजमेंट आया कि स्लम ड्वेलर्स को एविक्ट कर दिया जाए, इनकी जगह से झुग्गी झोपड़ी इनकी हटा दी जाए, तो ये तो लाइवलीहुड का एक्सप्लॉयटेशन हो गया ना। तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा है कि पहले के जजमेंट से बिल्कुल अलग जजमेंट आया था, इसी वजह से एक्टिविस्ट को ये फैसला पसंद नहीं आया। और जो स्लम ड्वेलर्स थे उनको रिसेंट जजमेंट की वजह से एक घुसपैठिए की नज़र से देखा जाने लगा। एनक्रोचर का हिंदी में मीनिंग होता है घुसपैठिए, और अगर मैं साधारण लाइन में समझाऊं तो ये कह सकते हो कि एक शक की नज़र से देखा जाता था, और ऐसी नज़र से कि जो दूसरे की ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। ठीक है, घुसपैठियों का मतलब या एनक्रोचर का मतलब ही वो होता है कि दूसरे की ज़मीन पर जो कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो इनको एक शक की नज़र से देखा जाता था। अब यहाँ पर हम एक केस पढ़ेंगे, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन।
ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो जजमेंट आया वो फैसला बहुत इम्पोर्टेंट था। उसमें राइट टू लाइवलीहुड को राइट टू लाइफ के साथ जोड़ दिया। राइट टू लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब होता है जीवन जीने का जो तरीका है, द वे यू अर्न मनी, जिस तरीके से आप, जिस ढंग से आप मनी को अर्जित करते हो, धन को अर्जित करते हो, उसको राइट टू लाइफ के साथ जोड़ दिया गया। अब जो यहाँ पर नीचे कुछ एक्सर्प्ट्स दिए हुए हैं, एक्सर्प्ट्स का मतलब होता है कुछ शॉर्ट पीस में लिखा हुआ, उनसे पता चलेगा कि किस तरीके से जजेस ने राइट टू लाइफ को लाइवलीहुड के साथ जोड़ा। आर्टिकल 21 क्या कॉन्फर करता है? कॉन्फर का मतलब होता है ग्रांट करना, मतलब कि प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करता है? राइट टू लाइफ। और जो ये राइट टू लाइफ टर्म है ये काफ़ी वाइड है, काफ़ी फार रीचिंग है, मतलब व्यापक है। अब लाइफ का मतलब ये नहीं है, जीवन का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ ज़िंदगी जी विदाउट लाइवलीहुड। तो जो ये एग्जिस्टेंस है इससे कहीं बढ़कर जीवन का मतलब होता है, और यही आधार है ज़िंदगी जीने का, आजीविका का। तो इसीलिए आप जो लाइफ है उसको लाइवलीहुड से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी इंसान वो लाइवलीहुड के बिना अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता। अगर देखें जैसे कि लाइवलीहुड नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो भूखमरी आ जाएगी, भूखमरी आएगी तो आपकी जान अपने आप भूख से चली जाएगी। तो कहने का मतलब है आप लाइफ को लाइवलीहुड से अलग नहीं कर सकते। अगर किसी गरीब इंसान को जो पेवमेंट पे रहते हैं, स्लम एरियाज़ में रहते हैं, अगर उन्हें उनके स्थान से एविक्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, दैट विल एंश्योर देयर डिस्ट्रक्शन। इससे क्या होगा? उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, उनका जो ज़िंदगी जीने का तरीका है, जीवन यापन है, लाइवलीहुड जो है वो डिप्राइव हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इस चीज़ को हर एक केस में साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास ना तो कोई घर होता है रहने के लिए, और ना ही उनके पास कोई ऐसा काम होता है जिससे वो 1 या 2 महीने में घर खरीद लें। तो कहने का मतलब है जो वो कमाते हैं वो डेली बेसिस पर कमा के उसी से अपना पेट भरते हैं। अब इन लोगों के पास छोटी सी जॉब होती है जिससे ये एक दिन में अपना पेट भर पाते हैं एटलीस्ट, और इनके पास कोई और जगह होती नहीं है एक्सेप्ट पेवमेंट्स और स्लम एरियाज़। कोई और जगह इनके पास होती नहीं है रहने के लिए, राइट। और ये ऐसी जगह पर रहते हैं अराउंड द विसिनिटी ऑफ देयर प्लेस ऑफ वर्क। दैट मीन्स कि ये विसिनिटी का मतलब होता है नियर, तो जहाँ पर ये काम करते हैं उसके आसपास के पेवमेंट पर एंड स्लम एरियाज़ में ये लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ये अपने काम से दूर रहेंगे तो इनको ट्रांसपोर्ट लेकर आना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्ट का खर्चा सोचिए कितना होता है इनके लिए। तो उस खर्चे को बचाने के लिए ये लोग अपने काम के आसपास ही अपना स्थान ढूंढ लेते हैं। अगर इनसे इनका पेवमेंट या स्लम एरिया छीन लिए जाएंगे तो इनका लाइवलीहुड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इनकी जॉब भी इनसे छीन ली जाएगी, है ना, इनकी जॉब भी चली जाएगी। जैसा अभी एक रीज़न दिया कि ट्रांसपोर्ट के खर्चे से ही इनका मतलब इनकी सैलरी, अगर सपोज़ कीजिए एक मज़दूर की सैलरी 100 रुपये है पर दिन की, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट में ही अगर वो लगभग 50 रुपये खर्च कर देगा ट्रांसपोर्ट में, तो बचा क्या? 50 रुपये। और 50 रुपये जो बचे उससे अपना भी पेट पालना है, उसे अपने बच्चों का भी पालना है, अपने बीवी बच्चों सबका पेट पालना है, घर में और मेंबर है उनका पेट पालना है। तो कहने का मतलब है ये उस खर्चे को बचाने के लिए अपने काम के आसपास के पेवमेंट पर रहते हैं या स्लम एरियाज़ पर रहते हैं, और वो ही स्लम एरियाज़ इनसे छीन लिए जाएंगे तो इनकी जॉब भी छूट जाएगी, क्योंकि ये इतनी दूर से काम पर नहीं आ सकते और इनके पास कोई और जगह भी नहीं है रहने के लिए। अगर इनसे यही स्थान छीन लिए जाएंगे तो इनको अगर एविक्ट कर दिया जाएगा इनकी जगह से, तो इसका कंक्लूज़न कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इसके कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम होंगे कि इनका लाइवलीहुड जो होगा वो भी डेप्राइव हो जाएगा, प्लस इनकी लाइफ भी डेप्राइव हो जाएगी। डेप्राइव का मतलब होता है वंचित होना किसी चीज़ से या ख़त्म होना लगभग, ठीक है। अनदर इशू जो फेस करना पड़ता है कॉमन पीपल को वो ये है कि वो इसीलिए एक्सेस नहीं कर पाते न्याय को जस्ट बिकॉज कि जो अदालतें हैं वो बहुत टाइम लगा देती हैं एक केस को सुनने में, लाइक लार्जर देन यूजुअल एंड ग्रेटर देन यूजुअल। ये मीनिंग होता है इनऑर्डिनेटली का, दैट मीन्स सालों साल लग जाते हैं एक केस के लिए और लोग अदालतों के चक्कर ही काटते रहते हैं और वकीलों की फ़ीस देते रहते हैं, लेकिन इंसाफ मिलता नहीं है।
तो ये जो फ्रेज़ है जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, ये सही कहा गया है क्योंकि अदालतों में मुकदमे की सुनवाई बहुत साल लगा देते हैं। एक ही मुकदमे पर बहुत सालों तक तारीखें चलती रहती हैं। तो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड का मतलब है कि इंसाफ की देरी का मतलब है इंसाफ का कत्ल होना, इंसाफ का मना होना। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। डिनाई का मतलब होता है मना करना या इनकार करना। इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि जो जुडिशरी है इट प्लेज वेरी क्रूशियल रोल इन फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। दैट मीन्स जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इंडिया में, इसको बनाए रखने में जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल है। एक तो ये एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर पर एक चेक्स रखती है कि ये अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर पाएँ। साथ ही साथ हर एक नागरिक के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड जो मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने बहुत सही सपना देखा था। एनविजन का मतलब होता है सपना देखना। तो उन्होंने बहुत सही सपना देखा था कि जो अदालतें होंगी वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं चलेंगी। जो जुडिशरी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारी डेमोक्रेसी का बहुत इम्पोर्टेंट एंड की फीचर है। रीज़न ये है कि देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा कि कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे अगर कोर्ट्स या जो जुडिशरी है अगर वो किसी पावरफुल पीपल के इन्फ्लुएंस में होगी, तो आम नागरिक के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा किया जाएगा और आर्बिट्रेरीनेस बढ़ जाएगी, और ये डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं होगा। फिर अब यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन हम एक बार फटाफट से सम अप कर लेते हैं। इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया है उसका भी सम अप हम इसी चैप्टर में करेंगे, क्योंकि एंड चैप्टर यहीं पर हो रहा है। देखिए, हमने इस जुडिशरी चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी का क्या रोल है। उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। दैट मीन्स कि जुडिशरी जो है वो रेजोल्यूट करती है डिस्प्यूट्स को। रेजोल्यूट का मतलब होता है सॉल्व करना, एक फर्म डिसीजन लेना, एंड डिस्प्यूट्स का मतलब होता है जो झगड़े वाद विवाद होते हैं। तो ये झगड़े अगर आम नागरिकों के बीच में हो या जो सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट है उनके बीच में हो, या गवर्नमेंट के बीच में, जैसे स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो इन झगड़ों को कौन सुलझाता है? इन झगड़ों को सुलझाया जाता है जुडिशरी के द्वारा। फिर हमने सेकंड पॉइंट देखा जुडिशियल रिव्यू। दैट मीन्स कि जो पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं, अगर कोर्ट को ये लगे कि ये लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वोलेट करते हैं, तो कोर्ट के पास ये राइट है कि वो इन लॉज को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। दैट मीन्स रद्द कर सकती है। तीसरा हमने पॉइंट पढ़ा अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में राइट टू हेल्थ को भी जोड़ा। इसमें ऑलरेडी राइट टू लाइफ तो था ही, लेकिन इसमें राइट टू हेल्थ को भी जोड़ा जब हमने हाकिम शेख की स्टोरी पढ़ी। फिर हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में बात की और हमने देखा कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना कितना इम्पोर्टेंट है। फिर हमने कोर्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात की, जिसमें हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट के बारे में पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तहसील कोर्ट। फिर हमने इसमें दो टर्म पढ़े, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जिसका मतलब है कि जो अपर कोर्ट ने फैसला दे दिया वो लोअर कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। एंड सेकंड टर्म हमने पढ़ा एपेलेट सिस्टम, जिसमें हमने ये देखा कि अगर आपको लोअर कोर्ट्स का डिसीजन जजमेंट अनजस्ट लग रहा है तो आप अपर कोर्ट्स जा सकते हैं। हमने लक्ष्मण एंड सुधा गोयल की स्टोरी पढ़ी, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से एपेलेट सिस्टम लागू होता है एंड हमारा जुडिशियल सिस्टम इंटीग्रेटेड है। फिर हमने लीगल सिस्टम के डिफरेंट ब्रांचेस की बात की, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ के डिफरेंस की बात की। फिर हमने पढ़ा कि क्या सभी सिटीजन्स का एक्सेस है कोर्ट्स के पास, तो हमने ये देखा कि हाँ है, लेकिन पुअर लोगों के लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो डेली वेजेस पर काम करते हैं और वो अपना काम छोड़कर अदालतों के काम में नहीं आ सकते, तो उनके लिए जस्टिस थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1980s में PIL एक मैकेनिज़्म है, इसको डिवाइस किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से बहुत सारे मुद्दे सुलझाए गए, जैसे कि बिहार से जो प्रिजनर थे, जो कैदी थे वो निकाले गए, जो बंधुआ मजदूर थे उनको रेस्क्यू किया गया। फिर हमने राजस्थान एंड उड़ीसा का एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से वहाँ पर ड्रॉट आया था, सूखा आया था 2001 में, और जब ये हियरिंग सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर
इस पूरे मुद्दे को सुना और इसके साथ राइट टू फूड को भी इंक्लूड कर दिया गया कि भोजन का अधिकार भी सभी को है, भोजन सबको मिलना चाहिए। फिर हमने ये देखा कि किस तरीके से मिड डे मील स्टार्ट हुआ एंड फूड कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया ताकि ये जो स्कीम है गवर्नमेंट की इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। ओके, फिर हमने ये देखा कि जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनकी क्या हालात हैं, उनको एविक्ट किया जा रहा था और किस तरीके से जो उनके लिए काम कर रहे एक्टिविस्ट थे उन्होंने आवाज़ें उठाई। तो ये सब हमने देखा जिसमें हमने ये पाया कि राइट टू लाइवलीहुड, फिर राइट टू लाइवलीहुड भी जोड़ा गया कि ये सभी का अधिकार है, क्योंकि लाइवलीहुड नहीं होगा सही तरीके से तो लोग ज़िंदगी कैसे जिएंगे। राइट टू लाइफ का फिर कोई महत्व नहीं है, राइट। फिर हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से जो कॉमन पीपल हैं वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि अदालतों में तारीखों पे तारीख लगती रहती हैं और जस्टिस डिले हो जाता है, राइट। और फिर हम यहाँ पर लास्ट में ये पढ़ रहे थे कि हम फिर भी इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि किस तरीके से जुडिशरी एक क्रूशियल रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी को फंक्शन करने में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है और इसके बाद हम 6th चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं एंड अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।